ओके, लिटिल बिट ऑफ chaos टुडे। पहले कुछ और टाइम दिया गया था और फिर बाद में टाइम चेंज किया गया एंड शायद कुछ रिप्लेसमेंट भी हुआ होगा। आई थिंक शायद फिजिकल एजुकेशन से रिप्लेस हो गया था ना। हाँ, एक्चुअली उस टाइम डबल क्लास लग गया एक ही टाइम पे दो अलग अलग जगह पे, तो लाइक दैट हैज टू बी चेंज्ड एंड एडजस्टेड एंड ऑल। ठीक है ना। चलो, एनीवे लेट्स स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द डे। तो हम लोग कल हम लोग जो है ना स्टार्ट किए थे कर्व रिफ्रैक्शन। तो कर्व रिफ्रैक्शन के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना। तो लेट्स स्टार्ट। तो कर्व रिफ्रैक्शन के ऊपर क्या डिस्कशन है ना, अगर मान लो कोई कर्व सरफेस होगा, कर्व सरफेस अगर होगा, तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये μ1 है, ये μ2 है, ये r है, और अगर ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इन दैट केस μ2 by v minus μ1 by u is equal to μ2 minus μ1 by r। तो μ2 by v minus μ1 by u is equal to μ2 minus μ1 by r। ये इसका जनरल फॉर्मूला है। अब ये सब का डेरिवेशन है, मतलब इन सारे फॉर्मूले के हम डेरिवेशन भी करेंगे, सो डोंट वरी, वी विल लुक इनटू दैट एस्पेक्ट एज वेल। और इसका जो मैग्निफिकेशन होता है दैट इज ऑब्वियसली हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दैट इज इक्वल टू v by u into μ1 by μ2। तो ये दो फॉर्मूले मैंने कल दिया था और इसी के ऊपर आज का हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन एंड दैट इज, और फिर हमने कुछ मैग्निफिकेशन पे डिस्कशन शुरू किए थे कि अगर मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव होता तो हम क्या जज कर पाते, है ना। तो अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती तो क्या होता। तो मैंने बताया था कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, मान लो इन दैट केस अगर मिरर वाला केस है, तो अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, तो अगर मिरर वाला केस है, ठीक है ना, इन दैट केस क्या होता ना, अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इन दैट केस इमेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल। ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट रियल हुआ तो इमेज क्या होगा, वर्चुअल हो जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल तो इमेज हो गया रियल। ये हो गया मिरर के केस में पॉसिबिलिटी। ठीक है। लेकिन कर्व रिफ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, कर्व रिफ्रैक्शन या इवन लेंस में, कर्व रिफ्रैक्शन या लेंस में क्या हो जाएगा, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो सोच के देखो जरा। ठीक है। अगर मैग्निफिकेशन मान लो पॉजिटिव है तो इन दैट केस क्या होगा, कुछ अलग होता है, क्या होता है। और क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ मिरर। ये होता है एम पॉजिटिव का इंडिकेशन। और लेंस में क्या होता है कि अगर मान लो अगर एम पॉजिटिव आ रहा है, एम पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ठीक है, दैट्स राइट। तो अगर एम पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब क्या होगा कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज, तो अगर ऑब्जेक्ट रियल आया तो इमेज क्या होगा, वर्चुअल। और अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज हो जाएगा रियल। ये हो गया एम पॉजिटिव का, यानी इस मामले में सेम है, लेकिन ऑब्जेक्ट और इमेज का जो प्लेसमेंट है उसमें उल्टा हो जाता है। दैट इज व्हाट ना, इसमें O and I are on same side of the refracting surface or lens। ये डिफरेंस आ रहा है। अब m नेगेटिव के लिए क्या करो, सारा उलट दो। तो अगर ऑब्जेक्ट रियल होता है तो इमेज भी रियल होगा, m नेगेटिव का मतलब। और अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज भी वर्चुअल होता है। सेम हियर आल्सो। एंड यहां पे ऑब्जेक्ट और इमेज आर ऑन सेम साइड ऑफ मिरर हो जाएगा, और यहां पे ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस या लेंस। तो m पॉजिटिव का बता दिया तो यानी m नेगेटिव आप खुद ही कर सकते हो, है ना।
एम पॉजिटिव का मैंने बता दिया कंप्लीट कि इसका क्या एनालिसिस होता है, तो बाकी जो है आप खुद ही कर सकते हैं, है ना। चलो तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज दैट हमने एक ऐसी चीज लिया, ठीक है, हमने एक ऐसी चीज लिया और यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट और मान लो कुछ डिस्टेंस है, यही क्वेश्चन मान लो। इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है सपोज 20 सेंटीमीटर, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है सपोज 4/3 और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 5/2, ठीक है। और यहां पे ये जो डिस्टेंस है वो है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन इज फाइंड यू, question is find u so that the final image coincides with that of object. Find u यानी object distance, find u यानी object distance so that final image coincides with that of object, ठीक है। फाइनल इमेज coincides with that of object, ओके। चलो ये क्या है, प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर। चलो गो अहेड, फाइंड द आंसर। इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 5/2, इस साइड का है 4/3। ये जो सर्कल के अंदर रखा है दे आर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ईच साइड ऑफ द मीडियम। या एनी आंसर्स? ओके देखो, पहली चीज तो ये है कि अगर तुम कोइंसिडेंस चाहते हो तो कोइंसिडेंस कैसे होगा, मतलब मैं चाहता हूं कि फाइनल इमेज जो है ना, फाइनल इमेज इस ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड करे, तो ये हम इंश्योर कैसे करें, ये कैसे इंश्योर करें? तो उसका एक वन लाइनर कोई डिस्क्रिप्शन कि इस तरीके से हम इंश्योर करेंगे, कोई वन लाइनर डिस्क्रिप्शन। ओके, आयरन सेज कि इसके मतलब 80 प्लस u बाई 2 पे इमेज फ्रॉम मिरर, 80 प्लस u बाई 2 पे इमेज फ्रॉम द मिरर। वेल दैट्स इंटरेस्टिंग। नहीं, यू ही तो पूछा गया, यही तो क्वेश्चन मार्क है कि ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए सो दैट इमेज जो फाइनल बनेगा वो इसी ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड करे। चलो ओके, as there is no particular general idea coming up, so let me point out something, and that is
Aryant, the idea that you are saying is not so much appropriate, and that is the image formed due to curved surface must be 80 plus u by 2 left from mirror. Not exactly. Let me point out something, and that is इस बार पता क्या होगा, हमें इमेज को यहां फॉर्म करना पड़ेगा, बिल्कुल यहां। नहीं, बस इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक जरा समझा जाए। मैं ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या होता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट का एक आगे का फॉर्म। तो यहां से रे गए, यहां से भी रे गए, और सपोज वो यहां पे जाके स्ट्राइक करते हैं, यहां, और वो यहां पे जाके स्ट्राइक करते हैं। तो ये रे यहां से गए यहां पे, और ये वाला रे यहां से गए यहां पे। अब पता क्या होगा, ये वाला जो रे है ना, ये वाला जो रे है इससे वापस आएंगे, और ये वाला जो रे है वो इससे वापस आएगा। तो क्या होगा, रिट्रेस करके यहां आ जाएंगे, और ये वाला इधर से। इस तरीके से हमें ऑब्जेक्ट इनिशियल और फाइनल इमेज को कोइंसाइड कराना पड़ेगा। यानी प्लेन मिरर अगर होता है तो दैट केस तरीका क्या होता है, इंटरचेंज करना। सो देयरफॉर टू इंटरचेंजिंग ऑफ रेज। So I will have to do what? Na interchange of rays. ठीक है? That is one. There is another one also. What is that? कि सपोज अगर ये ऐसे जाए और ऐसे हो जाए, इन दैट केस क्या, प्लेन मिरर को हिट करेंगे, फिर वापस आएंगे, और फिर इस तरीके से। तो यानी नंबर वन इज दैट, इस बार इसके मतलब क्या है कि यू के क्या होगा, दो आंसर्स आएंगे। एक होगा रे को इंटरचेंज कराने वाला, तो रे को इंटरचेंज कैसे ना, इधर वाला रे ऊपर से आ गया और ऊपर वाला जो रे है वो नीचे से होके आ गया, दैट इज इंटरचेंज ऑफ रेज। एंड द सेकंड इज if the rays retrace its their original path and come back, yani retracing rays। retracing rays का मतलब क्या होता है कि जिस रास्ते से रे गए उसी रास्ते से वापस आ जाए, ठीक है ना। तो उसी रास्ते से वापस तब आएगा ना जब ये प्लेन मिरर को परपेंडिकुलर हिट करेंगे। इसलिए क्या हो गया ना, इस केस में दो तरीके से आंसर आएंगे। एक है इंटरचेंजिंग रेज, ये नीचे वाले ऊपर से आ गए, ऊपर वाले नीचे से आ गए, ये हो गया इंटरचेंजिंग रेज। और एक होता है यूं पैरेलल चला गया, फिर उसी पैरेलल पे वापस आया, और फिर ऐसे, यानी हो गया रिट्रेसिंग रेज। ठीक है, देख लो अच्छे से। ओके, तो इंटरचेंजिंग रेज के लिए क्या होगा ना, v के जगह हम पुट करेंगे एज 80, यानी μ2 by v। तो अगर इंटरचेंजिंग वाला कर रहा हूं तो दैट इज 5/2v माइनस, तो μ2 by v माइनस μ1 by u, तो 4/3u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, यानी 5/2 माइनस 4/3 अपॉन r। r बोलते क्या है, 20। तो 15 माइनस 8 7/6, दैट इज 7/120, यानी इक्वल टू 7/120, यानी 5/2v। तो 2v के जगह v के जगह एक बार क्या पुट करेंगे, इंफिनिटी, और एक बार क्या पुट करेंगे ना, 80 प्लस 80। तो चलो कोई नहीं, इसको मैं कुछ नहीं लिखता हूं, मैं इसको ऐसा ऐसे रख देता हूं कि 4/3u इज इक्वल टू, है ना, 5/2v माइनस 7/1। तो u क्या आ जाएगा ना, वो अपने आप देख लो, ठीक है ना। तो 4/3u इज इक्वल टू, अब अगर मैं v के जगह 80 पुट करता हूं, ये वाला 80, ये हो जाएगा 5/160, है ना, 5/160 माइनस 7/120, ठीक है। ये हो गया 5/160 माइनस 7/120, तो आई थिंक 16 और 12, आई थिंक 48, तो 480, तो 16 से 3, 15 माइनस 28, तो 15 माइनस 12 तो माइनस 13/480, माइनस ऑफ 13/480, ठीक है। तो u कितना आ गया फिर ना,
minus 480 into 4 by 3 into 30. When 4 by 3 is equal to minus 4 by 3 is equal to minus of 13 by 480. तो उससे क्या होगा u आ गया इक्वल टू u आ गया 4 by 3. Then u आ गया इक्वल टू 480 into 4 by 3 into 30 with a minus. तो बाकी तो I think 3 से हो गया. Then equal to minus of 640 by 13 सेंटीमीटर. ये एक वैल्यू ऑफ u आ गया and that is minus of 640 by 13 सेंटीमीटर. ठीक है. अच्छा, in the meanwhile सक्षम सेट की जब पैरेलल चली जाए रेस रिफ्रैक्शन के बाद तो वही बन जाएगी फाइनल इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. हाँ, वो तो एक ऑप्शन है, वो मैं करने वाला हूँ. वो तो मैंने बोला ना, दो ऑप्शन होता है, एक इंटरचेंजिंग रेस और एक रिट्रेसिंग. तो जो पैरेलल वाला बता रहे हो दैट इज एक्चुअली व्हाट द रिट्रेसिंग रेस. ठीक है ना. ओके, अब दूसरा वाला क्या ना, अब आएगा वो रिट्रेसिंग वाला जो तुम कह रहे हो, वो रिट्रेसिंग वाला. तो उसके लिए क्या होगा, v इंफिनिटी हो गया. तब तो बहुत आसानी से हो जाएगा. यानी अब इसको मिल जाएगा 4 by 3u is equal to minus 7 by 120. तो इससे u आ जाएगा इक्वल टू 120 into 4 by 3, तो 60 यानी minus 160 by 7, minus 160 by 7. ठीक है. तो दो आंसर्स आ गए. एक आ गया minus 640 by 13 comma minus 160 by 7. ठीक है. minus 640 by 13 और minus of 160 by 7. ठीक है. ओके, लेट मी नॉट चेंज द क्वेश्चन स्लाइटली. आई होप यू गॉट इट नाउ. और वो है, अब मैं इसका रेडियस कर देता हूं इस तरीके से. फाइन. इनका जो सेपरेशन है वो मैं फिलहाल में L लिख रहा हूं. और ये हो गया सपोज 20 सेंटीमीटर. इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर और इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2 और इसका है 5/2. ठीक है. ऑब्जेक्ट को रखा मैंने 20 सेंटीमीटर दूर और L का वैल्यू मैं दे रहा हूं. तो इसका जो हाइट है ना ऑब्जेक्ट का दे रखा है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है एज इक्वल टू सपोज 4 मिलीमीटर. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आ गया ना, 4 मिलीमीटर सपोज गिवन. अब तुमको निकालना पता क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट. सो फाइंड हाइट ऑफ फाइनल इमेज. फाइनल इमेज जो बनेगा उसका हाइट फॉर टू केसेस. ए L is equal to 120 सेंटीमीटर. B L is equal to 40 सेंटीमीटर. चलो गो अहेड करो.
दो केसेस के लिए बनाना है फाइनल इमेज का हाइट। केस 1 जब L का वैल्यू यानी इसका जो सेपरेशन है वो है 120 सेंटीमीटर, और केस 2 है जब L का वैल्यू यानी सेपरेशन है 40 सेंटीमीटर। ओके, लेट्स स्टार्ट वन स्टेप एट ए टाइम। तो रिफ्रैक्शन 1 का पहले स्टडी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्शन 1 का स्टडी कैसे करेंगे ना, रिफ्रैक्शन 1 वही सेम म्यू 2 बाई बी, तो म्यू 2 मतलब हो गया 5/2 बी, है ना। म्यू 2 बाई बी माइनस म्यू 1 यानी 3/2 इनटू यू, यू मतलब तो म्यू 2 बाई बी माइनस म्यू 1 बाई यू, है ना, इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 माइनस 3/2 अपॉन r दिस टाइम विल बी 10। इस बार जरा देखो इसका कर्वेचर, तो कर्वेचर मतलब सेंटर यहाँ पे, तो यहाँ से डिस्टेंस होगा तो सेंटर यहाँ पे यानी पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव। तो देयरफॉर यू हैव 5/2v माइनस का प्लस हो जाएगा और 3/40 इज इक्वल टू 1/10, यानी 5/2v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 3/40 यानी इक्वल टू 1/40। इससे क्या होगा ना, v आ गया, therefore v is equal to 40 into 5/2, तो 40 into 5/2 यानी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले वाले केस में तो 120 सेंटीमीटर यानी 100 सेंटीमीटर में बन गया पहला इमेज। तो ये जो पहला इमेज है ये अब क्या होगा, अगले वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो देयरफॉर this will become the first image, और फिर वो इमेज अगले वाले के लिए ऑब्जेक्ट बन गया, और फिर आगे बढ़ेंगे। तो फिर एक और नहीं क्या होगा, अभी फिर से 20 आ गया, लेकिन इस बार रेडियस ऑफ कर्वेचर का साइन अलग होगा, ये ध्यान रखना। इसलिए अब हम डिस्कस कर रहे हैं रिफ्रैक्शन 2। तो रिफ्रैक्शन 2 में क्या होगा, म्यू 2, अब म्यू 2 क्या होगा, अब 3/2 हो जाएगा, अब उल्टा होगा। तो देयरफॉर 3/2 माइनस म्यू 1 बाई यू यानी 5/2 इनटू यू, यू बोलते क्या होगा -20, है ना, इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 यानी 3/2 माइनस 5/2 अपॉन r हो जाएगा -10, यानी 3/2v प्लस 5 से 4 तो यानी 1/8, है ना, 5 से 4 प्लस 1/8 इज इक्वल टू माइनस 1/10, यानी 3/2v इज इक्वल टू माइनस 1/8 प्लस 1/10। ये 40 है तो एलसीएम तो यानी 5 तो यानी माइनस 1/40, है ना, इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/40, यानी v आ गया इक्वल टू माइनस ऑफ 40
into 3 यानी 120 वाले स्केल इज इक्वल टू -67। ठीक है ना, ये कुछ गड़बड़ है। u2 माइनस μ1 by u है ना इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 by r। तो -1 तो -1 तो 1/10 हो गया और इधर 1/8 -1/2 तो -1/2 b इज इक्वल टू -40 into 3 120 by -60। ठीक, यानी मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? तो मैग्निफिकेशन कितना है? पिछले बार के मैग्निफिकेशन वैल्यू कितना आया था? तो m1 कितना आया था? तो v into mu1, तो v mu1 होगा 3/2 अपॉन u यानी -20 into mu2 यानी 5/2। तो m1 का वैल्यू आ गया था, तो 2 को कैंसिल 3/5 और ये हो गया 20 से 5, ये पूरा 100 ही कैंसिल हो गया, तो राइट खत्म। यानी हो गया -3। यानी पहले वाले का जो मैग्निफिकेशन है वो है -1 तो -3। दूसरे का मैग्निफिकेशन तो m2 इज इक्वल टू v into mu1 by u into mu2 है। तो ये 3 हो गया, 2 to कैंसिल 3 इज इक्वल टू +5। तो m2 आ गया इस बार +5। सो देयरफॉर ओवरऑल इंटीग्रेशन क्या होगा? m इज इक्वल टू m1 into m2 यानी इक्वल टू -3 into 5 यानी -15। अच्छा ये याद रखना, सोमेश दास के दूसरे के लिए r नेगेटिव कैसे हो गया? तो देखो ये इस बार कर्वेचर है, इसका सेंटर तो इस तरफ है और रेस तो ऐसे जा रही है यूं, यानी ये हो गया इंसिडेंट रे का डायरेक्शन और हमें डिस्टेंस हमेशा इससे मेजर करना है। तो इस बार सेंटर इधर आ गया, ये जो कर्वेचर है ना इसका सेंटर इधर है और रेस इधर जा रहा है, इसलिए ये वाला डायरेक्शन आप नेगेटिव माना जाएगा, इसलिए हो गया -20। ठीक है ना, -10 सॉरी, तो इसलिए देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर -10 है। ओके, तो ये मैग्निफिकेशन आ गया। अच्छा ये याद रखना इज दैट फॉर मल्टीपल ऑप्टिकल प्रोसेसेस द टोटल मैग्निफिकेशन एट द एंड विल बी व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ ऑल द मैग्निफिकेशंस। सो देयरफॉर ये याद रखना, फॉर मल्टीपल ऑप्टिकल प्रोसेसेस m is equal to pi n। पाई मतलब ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन, सीरियल मल्टीप्लिकेशन। पाई एम आई का मतलब क्या होता है? m1 into m2 into m3 into m4 इस तरह के सारा। तो हमने निकाल लिया मैग्निफिकेशन -15। तो therefore हाइट ऑफ इमेज क्या आ जाएगा? the height of object which is 4 millimeter into -15 यानी -15 into 4। so therefore you have height of image is equal to -60 millimeter। ठीक है, so the height of image finally is equal to what ना? -60 millimeter। I think yeah। अच्छा -60 मिलीमीटर का मतलब क्या हुआ? यानी वो इन्वर्टेड होगा, है ना। बट एक चीज और ध्यान रखना इस दैट इस केस में, क्योंकि इन्वर्टेशन भी ऐसे होगा, लेकिन इसमें ध्यान रखना इस दैट जो पहला मैग्निफिकेशन आया था ना वो माइनस आया था, है ना, और दूसरा मैग्निफिकेशन जो है ना वो प्लस आया, ये प्लस आया।
ये अपने आप में सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या समझो, इज दैट जो फाइनल इमेज उसका नेचर क्या होगा ना, v देखो यहाँ पे -60 पे, तो v इज व्हाट ना -60 इन दिस केस, ठीक है ना। तो v -60 मतलब इमेज इधर है, तो यानी वर्चुअल इमेज बन रहा है इस केस में, रियल इमेज नहीं बन रहा है, ठीक है ना। सो देयरफॉर दिस इज -60 मिलीमीटर एंड इसको मैं यहां लिख देता हूं, HO इज इक्वल टू 4 मिलीमीटर। तो ये -60 मिलीमीटर होगा, क्या होगा ना, वर्चुअल इमेज। रियल नहीं इस बार वर्चुअल। देख लो अच्छे से सर, वो उस मिरर के तो राइट में, हाँ, वो लेफ्ट वाले मिरर कर्व सरफेस के तो राइट में। नहीं राइट में नहीं है ना, v नेगेटिव है, ये देखो, तो v नेगेटिव मतलब इस तरफ हो गया है ना, जबकि रेज उधर जा रहा है। तो देखो इसके बाद तो रेज उधर जा रहा है, लेकिन इमेज डिस्टेंस देखो -60 है, तो इधर आ गया ना, यानी क्या होगा, वर्चुअल इमेज। अब समझा है? सर मैं दूसरे वाले कर्व सरफेस की, हाँ, तो मैं भी दूसरे वाले कर्व सरफेस की बात कर रहा हूं। लेफ्ट वाले की। अच्छा, ये पहला है। अच्छा सर। तो ये जो पहला है उसके लिए तो इमेज डिस्टेंस 80 है ना, +80 आएगा, नहीं सॉरी +100 है, तो यानी ये हो गया रियल इमेज, ये हो गया रियल इमेज। और इस कर्व सरफेस के लिए ये हो गया रियल ऑब्जेक्ट। लेकिन इस कर्व सरफेस के बाद जो v आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, -60 आ रहा है। आई होप माय कैलकुलेशंस आर करेक्ट। तो -60 आ रहा है, यानी इमेज क्या हो गया, इधर बन रहा है। तो इधर अगर बन रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, वर्चुअल बनेगा, ठीक है ना। दैट्स हाउ इट इज हैपनिंग। चलो एनीवे, इसका सेकंड पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट करो जरा। सेकंड पार्ट में क्या है ना, अगर मान लो L का वैल्यू सिर्फ 40 है तो क्या करो, तो यानी रिफ्रैक्शन 1 में तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन रिफ्रैक्शन 2 में चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है ना, यहां पे चेंजेस हो जाएंगे, और उसके चक्कर में ये सारा ही चेंज हो जाएगा, इसलिए अभी सारा चेंज हो जाएगा, M2 वगैरह ये सब चेंज हो जाएगा, ओवरऑल मैग्नीट्यूड वगैरह सब चेंज हो जाएगा। तो आप जल्दी करो, जस्ट क्विकली कंप्लीट इट। चलो मैं इन द मीनवाइल रिफ्रैक्शन 2 स्टार्ट करता हूं, नहीं तो टाइम लग जाएगा। तो 3/2 भी, और इस बार क्या है ना, इसका तो 100 है, 100 आएगा, यानी ये एक्चुअली यहां पे इमेज बनना चाह रहा है, ये यहां पे इमेज बनाना चाह रहा है, तो यानी ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और ये सिर्फ 40 सेंटीमीटर है, ये देखो L 40 है, यानी क्या हो गया, ये हो गया +60, यानी इस बार जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पुट करूंगा वो होगा यहां पे +60, ठीक है। तो μ2 by v माइनस μ1 by u, u बोलते क्या होगा 60। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है दैट μ1 μ2 ऑब्जेक्ट इमेज से बिल्कुल मत कनेक्ट करना। μ1 μ2 क्या है, इंसिडेंट रे जिस मीडियम में ट्रैवल करता है वो μ1, और रिफ्रैक्टेड रे जिस मीडियम में ट्रैवल करता है वो μ2 है। इसको ऑब्जेक्ट इमेज से मत जोड़ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर है, इस बार अगर देखें तो ऑब्जेक्ट इधर है, फिर तो μ1 का वैल्यू 5/2 सॉरी 3/2 होना चाहिए था,
पर मैंने ऐसे नहीं लिया, ये μ2 है मेरा। क्यों? क्योंकि ये इंसिडेंट रेज है, इंसिडेंट रे जिस पे ट्रैवल करता है वो μ1 है, और जो रिफ्रैक्टेड रे ट्रैवल करेगा वो μ2 है। इसलिए देखो μ2 की जगह मैंने क्या लिया 3/2, 3/2 इसका मीडियम। ठीक है, तो फिर उसके बाद बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वही है। तो यानी अब क्या होगा, 3/2 भी इज इक्वल टू, ये तो हो गया 1/10, और ये हो जाएगा अब प्लस 1/24, प्लस 1/24। तो आई थिंक 24 में 120 का जाएगा, तो 12 प्लस 5 17/24, 17/120, यानी 17/120। इससे क्या होगा ना, v आ गया, कितना आ गया ना, v आ गया 120 into 3/2 into 17, यानी 60, यानी इक्वल टू 180/17 सेंटीमीटर। क्योंकि v का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, देखो v का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, 180/17 आ रहा है, यानी ये इमेज के यहाँ बनेगा जस्ट लाइक अराउंड 17, यानी 9 है ना, मतलब 10.5 के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 10.5 सेंटीमीटर। देखिए, तो ये 10.5 सेंटीमीटर हो गया अप्रोक्सीमेटली, ऑफ कोर्स, यानी 180/17 पे चलो ये आ गया। अब आता मैग्निफिकेशन m2, m2 क्या होगा, v यानी 180/17 अपॉन u, u मतलब हो गया प्लस 40 प्लस 60 इंटू μ1, μ1 मतलब हो गया 5/2 अपॉन 3/2। ये हो जाएगा 60 से तो 3 कैंसिल हो गया, तो 2 कैंसिल हो गया, 3 भी कैंसिल हो गया, यानी आ गया 5/17। इस बार m2 कितना आ गया ना, 5/17। देख लो जैसे इस बार m2 कितना है ना, 5/17। तो देखो m ओवरऑल कितना आ जाएगा, m ओवरऑल हो गया, पहले वाले के वैल्यू में आ चुका -3, तो -3 into 5/17, यानी -15/17, यानी मैग्निफिकेशन आ गया -15/17 is equal to -3 into 5/17, यानी -15/17। ओके, देखो क्रेशर सेट की इस बात तो आर पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं, आर इज व्हाट ना, ये इंसिडेंट रे है, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, ये डायरेक्शन नेगेटिव हो गया, और ये जो आर है ना, इसका सेंटर यहाँ पे, तो यानी इस तरफ जाकर इसका सेंटर तक जाना पड़ता है, तो इसलिए आर क्या होगा, इस बार नेगेटिव ही होगा, इसलिए -10 रखा। इधर उधर से देखना नहीं होता, तुमको देखना होता है विज़-अ-विज़ इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे यहाँ से आ रहा है, तो यानी ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया, और मेजर हम इसे यहाँ से करेंगे, तो यहाँ से इधर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, लेकिन इधर वाला डायरेक्शन नेगेटिव, और इस बार जो कर्वेचर है उसका सेंटर देखो यहाँ पे, तो मुझे यहाँ से आके कैलकुलेट करना पड़ रहा है, इधर आके कैलकुलेट करना पड़ रहा है, और इसलिए इस बार इसका वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है ना, चलो देखो ओवरऑल मैग्निफिकेशन आ गया -15/17, तो यानी फाइनल इमेज कितना हो गया फिर, ये 4 था इंटू -15/17, यानी -60/17 मिलीमीटर, और क्योंकि यहां पे बन रहा है, यानी इस बार बन गया रियल इमेज। ठीक है, अब देख लो अच्छे से, सो दिस टाइम देयर इज अ रियल इमेज एंड ओवरऑल मैग्निफिकेशन इज -15/17, तो -15/17 into 4, हाइट ऑफ इमेज कैसे निकलता है ना, हाइट ऑफ इमेज क्या होता है, मैग्निफिकेशन इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो दे रखा 4 मिलीमीटर, ये देखो, और मैग्निफिकेशन कितना आ गया -15/17, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो you have -60/17। ठीक है, चलो, आई थिंक दैट्स इट व्हाट वी हैव टाइम फॉर एज फार एज टुडे इज कंसर्न। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, आई थिंक यही टाइम होता है शायद, या टाइम ज्यादा है। ठीक, आज यहीं तक करते हैं, है ना, यहीं तक ही टाइम है, चलो दैट्स इट फॉर टुडे।
इस चीज को और डिस्कस करेंगे, एक और क्वेश्चंस करेंगे, तो एक और थोड़ा सा बेटर आइडिया बनेगा। और क्रिश, आई होप कि बाय नाउ साइन कन्वेंशन वाला पार्ट क्लियर हो गया हो, क्योंकि एक दो बार तुमने पूछा आज, तो मुझे लगा कि शायद साइन कन्वेंशन में कुछ डाउट था। आई होप नाउ इट्स क्लियर है, ठीक है ना? चलो, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे देन, we'll continue tomorrow. Okay, have a good day, bye bye.